बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किरदार कहानी से। और आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में हमारा मुस्तकिल साथ देती हैं दुआ वसी। वेलकम टू द शो दुआ। थैंक यू। तो आज कौन सी कहानी और कौन से किरदार लेकर आई हैं आप ज़बरदस्त के लिए? आज किरदार कहानी में ना कोई शेक्सपियर का प्ले है, ना कोई सोशो पॉलिटिकल फिल्म है, बल्कि एक बहुत ही कमर्शियल सी फिल्म है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसे हम DDLJ भी कहते हैं। और आप इस उर्दू फिल्म की कहानी अंग्रेजी में बयान करेंगी यकीनन? नहीं, एक्चुअली आज मैं सिर्फ उर्दू में ही बात करूंगी। और नाज़रीन ग्रामी, इस फिल्म से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो शायद आपको हैरान कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट दुआ। आज मैंने इस कहानी का इंतखाब इस वजह से किया है क्योंकि मुझे लगता है इस फिल्म की बहुत एंटरटेनमेंट वैल्यू है। भले इसका प्लॉट इसके क्लाइमैक्स के अलावा थोड़ा सिंपल है, पर इसके जो किरदार हैं, उनके जो डायलॉग्स हैं, वो इतने यादगार हैं कि वो आज तक हम अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज भी कोई बेटी अपनी बात मनवा ले तो बाप प्यार से यही कहते हैं, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। मैनू खपा ही इन्ना दिता सी कि मैं अपनी बेटी नूं कहा, जा बेटी अपनी मर्जी कर लै। क्या आप फैसलाबाद के अमरीश पुरी लग रहे हैं मुझे, बड़े सादे से। मेरे करना च की लूमारा धागा फसिया वेख लिया। अच्छा बात सुने, एक बहुत ही बावकार और बहुत ही संजीदा मिजाज बाप का ये किरदार था। इसमें भंडपुना नहीं करना। थानू किहने कहा सी कि मैनू अमरीश पुरी बनाओ? क्या बनाता और आप? बंदे दा पुत बना देंगे। अभी आ ही गए हैं तो मैंने इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ये है बलदेव सिंह, सिमरन के वालिद, जो कि इस फिल्म की हीरोइन है। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡਏ ਆ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਏ। या आप मुनव्वर जरीफ कर रहे हैं कि अमरीश पुरी कर रहे हैं? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੰਡਨ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਠੰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਐਕਟਰ ਨਿਕਲਣੇ। अच्छा, अब आपने अमरीश पुरी के किरदार में रहना है। ਜਾ ਫਿਰ ਵਸੀਸ਼ਾ ਜੀ ਲੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਾਸੀ ਚ ਪਾਈ ਜਾਣ अच्छा, अब आपने कैरेक्टर नहीं छोड़ना। ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਲੌਂਦਰਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਕੀਤੇ। जी दुआ। इनके कैरेक्टर की खास बात यही है कि रहते वो लंदन में हैं, लेकिन अपनी मशरकी रिवायात से बहुत मोहब्बत करते हैं। और ऐसे में इनके गैस स्टेशन पर एक नौजवान आता है, राज, और पहले ही सीन में इनकी बदमज़गी हो जाती है। आजा राज आजा, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਚਵਲ ਮਾਰਨੀ ਆ आके मार ले। माफी चाहता हूँ अंकल, असल में बात ये है कि मैं आपके पास ਕੀ ਹੋਗੀ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? कबूतर दे दो मैं। ਕੀ मतलब? ओए ਓਏ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ। और इसी सीन में सिमरन अपने वालिद साहब से यूरो टूर पे जाने की इजाज़त मांगती हैं, और यही वो सीन है जिसमें इजाज़त देते हुए अमरीश पुरी वो अपनी आइकॉनिक लाइन बोलते हैं, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। और इसी यूरो टूर पे सिमरन की मुलाकात होती है राज से, और दोनों इसी ट्रिप में एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। मगर कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट यहीं आता है। सिमरन अपनी माँ को जब राज के बारे में बता रही होती है तो अमरीश पुरी सुन लेते हैं, और वो ये फैसला करते हैं कि अब वो फ़ौरन इंडियन पंजाब शिफ्ट हो जाएंगे और जल्द ही सिमरन की शादी उनके करीबी दोस्त के बेटे से होगी। मगर होता यह है कि राज सिमरन का पीछा करते हुए इंडियन पंजाब आ जाता है, और वहाँ पर पहली बार दोनों खुल के मोहब्बत का इजहार करते हैं। और यहीं पे डायरेक्टर ने वो गाना प्लेस किया है, तुझे देखा तो ये जाना सनम। प्यार होता है दीवाना सनम, अब जहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। राज, तू मेरे पीछे म्यूजिशियन बन के आ गया। मैं तो समझी शायद कि राज तुसी बनोगे। सिमरन बंदी दा पुत बन। बकरी दा बच्चा मेरी जान ही नहीं छड्डन दिया। राज की खाए है राज? राज जित पहले सीन च अब्बा जी दे नाल चवल ना मारदा, अज तेरा मेरा माहौल बन जाना सी। सिमरन, राज अगर मैं उत्थे तेरे प्यो दे नाल चवल ना मारदा ते उत्थे किसी होर ने चवल मार जानी सी, क्योंकि यूरोप च तो चवलां वजदियां रहिंदियां। राज सिमरन तू वाकई मेरे नाल मोहब्बत करना है? सनरीटा किसी गुलहरी दे बच्चे तू मेरा गिफ्ट मज दे गल च पवाता। और इसी
सीन में सिमरन की दी हुई घंटी राज पौने 800 ਦੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ नहीं, वो एक बैल के गले में डाल देता है। और इस किस्म की छोटी छोटी फुलकारियों ने ही फिल्म को खूबसूरत और रोमांटिक बना दिया है। सिमरन राज सनेरीटा तेरा मुंह एक बड़ा बीटा मैं तुम्हारे इश्क में पागल होकर मोहब्बत करने के लिए आया हूँ यूरोप तो आके पता चले तू आशिक ही नहीं तू टाड़ी भी है राज। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਾਈ ਹੋ तेरा प्यो भी यूरोप चो ठंड की वजह तो दौड़े मतलब ये है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तेरे साथ शादी करने के लिए आया हूँ कांबा तेरा मुक्कन नहीं दिया ब्याह तू कटा जाएगा। अच्छा देखिए, मैं जिस कंट्रोवर्सी का जिक्र कर रहा था वो इसी गाने के हवाले से है। तुझे देखा तो ये जाना सनम। जी हाँ, कुमार सानू साहब ने ये गाना गाया था और कुमार सानू साहब भी बहुत उरूज पे थे। आप उनके उरूज का अंदाजा कीजिए कि उस वक्त तक वो 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके थे। 10,000 रुपये जैस चोपड़ा को भी जीत लिया नहीं, उन्हीं के साथ तो उनका तनाजा हुआ था। और आप देखिए कि बाज़ औक़ात बड़े लोग जो हैं, इसलिए कि चूँकि कुमार सानू ने कई मरतबा अपने इंटरव्यूज़ में ये बात की है और दूसरी तरफ से उसकी तरदीद नहीं आई है, इसलिए लगता यही है कि कुमार सानू ठीक कहते हैं। तो बाज़ औक़ात बड़े लोगों को जिस बड़े रवैये का मुज़ाहरा करना चाहिए वो हमें उनकी तरफ से देखने में नहीं आता है। कुमार सानू साहब का इल्ज़ाम सारी ज़िंदगी ये रहा कि उन्होंने यश चोपड़ा साहब से गाना गाने के बाद जब पैसों का तकाजा किया तो वो नाराज़ हो गए कि भाई तुमने मुझसे पैसे क्यों मांग लिए, लेकिन मैं आखिर यश चोपड़ा हूँ। और वो इतना नाराज़ हुए कि सारी ज़िंदगी यानी कि 95 से लेके आज तक यश राज फिल्म्स ने कुमार सानू से कभी कोई गीत नहीं गवाया उसके बाद। वो कि गाना गाउन का आटा देना चाहते थे कुमार सानू यहाँ तक इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनको 6ठा फिल्म फेयर अवार्ड इस गाने पर मिल सकता था और यशराज फिल्म का ही गाना था, मगर उन्होंने कुमार सानू की जिद में इस गाने को अवार्ड नहीं मिलने दिया। और बाद में ये गाना उन्होंने दिल तो पागल है के लिए गवाया था कुमार सानू से, उसको बाकायदा फिल्म से निकाल दिया। इमरान राज छापा पै गई। सनेरीटा तुम्हारे वाले साहब आ गए हैं। हाँ सनेरीटा तो कितों मिलता ठंडा पपीता जुगता नु छੱਡ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਧ ਜਾਣੀ ਤੇ ਦਫਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ। मैं किसी ने रीटा पेमेंट वधे ना वधे तू मेरे पीछे पहुंच गई मैं कल्ला खज्जल ना हुंदा रवां। ਨੀ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਬਾਂਦਰਾ ਵਾਂਗੂ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਦੀਦੀ ਇਹ ਉਹੀ ਰਾਜ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਗਲੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ तेरा दौर फिटे मुंह। फिल्म के डायरेक्टर ने छोटे से छोटे किरदार पे भी बहुत मेहनत की है। मसलन ये छुटकी का कैरेक्टर देख लें, बहुत ही मुख्तसर किरदार है बट बहुत इम्पैक्टफुल है। अम्मी ਜੀ मैं ब्याह राज नहीं करने। ਪੁੱਤਰ ਮੂੰਹ ਚ ਘੁੰਗਰੀਆਂ ਪਾ ਲੈ ਕਿਉਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾੜੇ ਨਹੀਂ? ਅੰਮੀ ਪੱਬੂ ਆ ਗਈ, ਅੱਬੂ ਆ ਗਏ। ਐ ਕੁਲਜੀਤ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਓਏ, ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ। चुटकी तू इतना शादी कर ले, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। वो तेरे अपने नसीब ने शादी तो बाद इन्हें होर बुरा हो जाना। ਨਾ ਧੀਏ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਝਾਵੇਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਮੀ। ਤੂੰ ਛੁਟਕੀ ਵਿਆਹਣ ਢੀ ਹੈ। अम्मी बस मैं ब्याह करागी तो राज अब्बू मैं ब्याह राज ना करागी अब्बू। ਕੌਣ ਰਾਜ? ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਫਰੰਗੀ ਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਲੰਗੀ ਦਾ। लो इन्हें ब्याह करना है इदा खाना खराब होवे बुस्से अचार जो फाड़ी कड्डो ना तो ये निकलती है। बाबूजी जाए अपने कबूतरों के पास। ਆ ਆ ਆ ਆ अब्बू जी कबूतर वाला आ करो तुसी खोते वाला करना है। सिमरन अम्मी है भूत का बच्चा लगे मैंने चिमड़न। ਕੀ ਗੱਲ माँ जी साइड थे हो। ਬੱਚਾ? सिमरन चुटकी ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚੁਟਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿਸ ਰਜੇਸ਼ਵਰੀ ਹੈ। बल्कि प्यार ना इन्होंने रजेश खन्ना भी कहते हैं। चुटकी इधर हो, मैंने तेरी भैन नाल गल करनी है। ਸਿਮਰਨ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੇਟਾ। मैं इहदे को शर्मा नहीं रही, SOPs का ख्याल रख रही। 20 अक्टूबर 1995 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। उस वक्त तो कोरोना का वहमो गुमान भी नहीं था लोगों को। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਐਸੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮਨੂਸ ਦੇ ਸੇਕ ਦੀ ਵੇ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ। और आप अंदाजा कीजिए कि ये इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म थी कि ये 1274 हफ्ते तक ऑलमोस्ट 25 बरस तक ये फिल्म जो है वो सिनेमा की जीनत बनी रही है। ਅੰਮੀ ਜੀ ਇਤਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। जहर क्यों खाना? ਤੂੰ ਐਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਐਟਮ ਉਟਮ ਕਰ ਕਪਟੂਸੀ ਮਾਰ ਉੱਥੇ। आओ शादी दी तैयारियां करिए। गरीब भी है और मनूस भी है।
हट नहीं रहा। आओ बाबूजी। अम्मी जी जे मेरा राज ना ब्याह नहीं करना तो मेरा ऐस शायर ना कर दे। ओ वे मेरे वेखे वाला च भी हाथ फेर हाँ कर दे अम्मी, उन्हें हासे हासे च मान जाने। सिमरन तेन अपने घर की इज्जत रखनी पेगी। जाई ना वैसी मैं आ रही हूँ। तुम कौन हो? आदित्य चोपड़ा, सन ऑफ राज चोपड़ा। चोपड़ा नहीं, सन ऑफ यश चोपड़ा। यश चोपड़ा ਤੁਹਾਡੇ यश चोपड़ा होएगा, मेरा राज चोपड़ा है। मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हाँ। जी हाँ, इस फिल्म का पोस्ट का काम बहुत ही शानदार है और मौसूफ ने कई दिनों तक अपने आप को एडिटिंग रूम में बंद कर लिया था। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है शाहरुख के प्यो का करैक्टर मैं किनू वेख के लिखिया सी? हाँ, आदित्य चोपड़ा ने जो शाहरुख के बाप का किरदार लिखा है, जो अनुपम खेर ने अदा किया जी है। हाँ, वो आदित्य ने यश चोपड़ा से अपने फादर से इंस्पायर होकर लिखा है। मैं बड़ा मुतासर सी अपने पापा तो। मैं अपने डैडी तो इन्ना मुतासर सी, हजे मैंने थोड़ा जिहा टाइम देंदे मैं उन्होंने तो भी अगे लंघ जाना सी। पता नहीं सी लगना डैडी केड़ा पुत्र केड़ा। इंटरेस्टिंगली इस मूवी की शोहरत की एक और वजह यही है कि वो जो फादर सन रिलेशनशिप की जो डिपिक्शन है वो इतनी यूनिक थी, खास तौर पे आज से 27 साल पहले के माहौल में। तब अमूमन मशरिक के मिडिल क्लास घरानों में बाप अपने बच्चों से एक ख़ास तरह का रौब रखते थे, जिसकी वजह से बच्चों में और पेरेंट्स में एक खलीज हायल हो जाती थी। डायरेक्टर ने बहुत ही इंटेलिजेंटली इस इशू को फिल्म में एड्रेस किया है और फिल्म में एक फ्रेंडली फादर दिखाया है। आहो दुआ तू तो मेरे घर दी सारियां गल्लां जानदी है। यश चोपड़ा मेरे डैडी मेरे नाल इन्ने फ्री सी, जो उन्होंने चोपड़ के रोटी खानी मैंने आवाज मार लेनी। उन्होंने कहना असि चोपड़े हैं पुत्र, साडा चोपड़ के रोटी खाना बहुत जरूरी है। आइए डैडी, आइए ना। मेरा पुत्र, राज मेरा बेटा, बिल्कुल ऐसे तरह जो साडी सिलसिला फिल्म हिट हुई है, मैं ते मेरे डैडी इसे तरह धमाला पाउंदे सी, गाउंदे सी, नचदे सी, टपदे सी। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले लो जी, बांदर ते सौरे चला गया। ओ, सिमरन की शादी कहीं और हो रही है। कोई गल नहीं पुत्र, हर हफ्ते ही रौला रहता। मेरी जान, माय सन, तुम क्यों टेंशन लेते हो? तेरा बाप किस लिए है बता? मैं तुझे सिमरन से जरूर मिलाऊंगा, जरूर मिलाऊंगा, जरूर मिलाऊंगा। मैं बजट सीधे हो जो लगदा बांदर टाली ते चढ़न डे है। एडा ही फ्रैंकली फादर चंगा नहीं हुंदा। अपनी तो शाह जी ने गया शादी ते कहण दा मतलब ये तो नहीं ना कि प्यो पुत्र बह के मंग पता खेडण लग पैण। घर के पैसे कार ही होणगे, सही कह रहे ने। और यहाँ पे फिल्म अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती है और वो आइकॉनिक सीन आता है जिसमें सिमरन का हाथ अपने बाप के हाथ में होता है और लोग ये सीन लिटरली दांतों में उंगलियां दबाए देखते थे, ये जानने के लिए कि क्या सिमरन राज को मिलेगी या नहीं। एक तरफ ट्रेन जा रही होती है और एक तरफ सिमरन की मोहब्बत। अब्बा जी, ट्रेन सरगोदे तो अगे आ गई, सिमरन हजे तक नहीं आई। मेरा ख्याल मनक्के दे मुंह वाला नु विआह के तो नहीं लै गया सिमरन। अब्बा मैंने छड़ दे, मैंने राज ना जालन दे। अब्बा राज छड़ दे अब्बा। ना एडे पक्के हाथे तू कदी नहीं पाया। सिमरन, राज सिमरन, राज की कहना ही राज नु, राज ये ट्रेन अगे जाके खराब हो जानी है, यूके तक नहीं पहुंचनी। ये तेरे मेरे जहनेरा की में आ गया राज। राज ट्रेन तो बहुता जोर ते तू तू ते परे मार। राज ट्रेन तो बहुता जोर ते तू लाउन डई है। अब्बा तू भी गल करके तू ट्रेन च बोतलां लाइयां। राज जिन्ने जंप लगदे लगदा सी ट्रेन च बह गए। राज अब्बा बोलदा क्यों नहीं? अब्बा बोल अब्बा, ट्रेन मुल्तान तक पहुंच गई। ओ लाइन क्यों नहीं बोलदा? आखिरी लाइन बोल अब्बा। सिमरन अली तेरी भी जान छुटे ते मेरी भी। ओ कह दे चाचा, ओ कह दे जा सिमरन अपनी जिंदगी जी ले। ना ना बोली इन्हें नस जाना ही। क्यों नहीं बोल रहा? सिल्का ले संडिया बोल अब्बा, बोल क्यों नहीं रहा? आखिरी लाइन बोल कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ना भी बोली दौड़ते में जाना ही है। बोल अब्बा। अब्बा ट्रेन हैदराबाद पहुंच गई। तू नहीं बोलना, तू नहीं बोलना। नहीं जाओ सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। बाय बाय। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं और नाज़रीन ग्रामी वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का, जिसका नाम है कहावतें जो जिंदगी बदल दें। कल हम जो कहावत डिस्कस करने जा रहे थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मगर बात फिर कहीं से कहीं निकल गई, तो आज यहीं से आगाज़ करते हैं। ये कहावत अमूमन उस मौके पर बोली जाती है जब ये बताना मकसूद हो कि ताकतवर ही का सब कुछ हुआ करता है, या अगर किसी मौके पर कोई ताकतवर किसी कमज़ोर का माल हड़प कर ले और उसका हक ना भी हो, तब भी ये कहावत जो है उस मौके पर सादिक आती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब सवाल ये है कि ये जो मसल है ये निकली कहाँ से है? तो वो जो दास्तान और कहानी है वो इंतहाई दिलचस्प है और इस कहानी के 3 किरदार हैं जहां से ये कहावत निकली है। तो एक है भैंस, एक बूढ़ा गवाला जो आप समझिए कि तस्नीम साहब है। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੱਝ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਠੀ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੱਝ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆ। यार मैंने नहीं डाली मज। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਲਰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਵੇ ਉਹਦਾ ਦਗਾੜੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਆ ਉਰਲੇ ਦਾ ਬੰਦੂਕ ਵਰਗਾ ਆ। मैं पीछे मैं रह गया, मेरा बहनोई है। तस्नीम साहब इस कहानी का हिस्सा है, मैंने तो नहीं डाली इसमें भैंस। ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦਾ ਆ, ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮਈਏ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैंने तो आपको बताया कि इस कहानी में 3 किरदार हैं और जो बेहतरीन किरदार था बूढ़े गवाले का वो मैंने आपको दिया। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖੋਤਾ, ਘੋੜਾ, ਭੈਂਸ, ਮੱਝ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਲ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦਿਆ। अच्छा जी, एक भैंस इस कहावत का एक मेन किरदार है, एक हो गए तस्नीम साहब जो कि हैं बूढ़ा गवाला, और एक हो गए गुलफाम साहब जो कि चोर है। जी बूढ़ा गवाला भी हो गया जी, मझ भी हो गई, चोर भी हो गया, 3 किरदार हो गए। ना पीछे सोटा रह गया। हाँ, वो बेजान किरदार है। राशद तो बेजान कौन है जी? ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਟਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਹਾਂਗੇ ਸੋਟਾ ਤਗੜਾ ਸੀ। रिसर्चर सोटा। सारे कैरेक्टर से फिट हो गए। मझ का बेटा रह गया, वो इसमें नहीं है कहानी में। चलो सोचते है ना। क्या मतलब? वो उसने नासर ने बना अच्छा जी, जो बूढ़ा गवाला है वो एक नई और ताज़ा भैंस खरीद कर एक सुनसान जंगल से गुजरते हुए अपने गांव जा रहा था। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਵੀਂ ਭੈਂਸ ਤੇ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਟਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। कितने जाहिल लोग, तुहानू ताज़ा भैंस का नहीं पता, ए दसना जरा। मैंने एक ऐसी एक्सप्रेशन यूज कर लिया, मतलब यही कि एक नई भैंस खरीद कर वो अपने गांव जा रहा था और जब वो जंगल से गुजर रहा था वहां एक चोर घात लगाए बैठा था। चोर ने क्या किया कि दरख्तों के पीछे से निकलकर एकदम से बूढ़े गवाले के सामने आ गया। ਗੁਲਫਾਮ ਵਰਗਾ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਗਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੋਰ ਵੀ ਉਂਝਦਾ ਭੈਂਸ ਵੀ ਉਂਝਦੀ, ਕਰਾਂ ਕੀ? बहरहाल चोर ने गवाले से ये कहा कि अपनी भैंस तुम मेरे हवाले कर दो, और अगर तुम मेरे हवाले भैंस नहीं करोगे तो ये जो तुम लाठी मेरे हाथ में देख रहे हो, इससे मैं तुम्हारे सर के 2 टुकड़े कर दूंगा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਉਹ ਤਸਨੀਮ ਹੀ ਸੀ जी जी, अभी हमने कास्टिंग की है ना उसकी। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਚੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਡਾਂਗ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰੀ, ਅੱਧੇ ਵਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੀਰਿਆ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹਾਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਕੋ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। अच्छा हसदा तो सही बंदे होंगे। तुझे मेरी गल क्यों नहीं सुनी? की हो गया भी तार कमाल वाली गल है, बच्चे उंज भूखे बैठे नहीं, तेन अपनी पई। तो चोर ने कहा कि मैं तुम्हारा सर 2 टुकड़े कर दूंगा, ये भैंस जो है ये मेरे हवाले कर दो। बहरहाल वो बूढ़ा गवाला था, मरता क्या ना करता, उसने अपनी भैंस की रस्सी जो थी वो चोर के हवाले कर दी। उसके बाद चूंकि शाम का वक्त हो चला था, तो जब चोर भैंस को लेकर थोड़ा सा आगे रवाना हुआ तो बूढ़े बाबे ने, जो गवाला था, उसने पीछे से चोर को आवाज दी। ਗੁਲਫਾਮ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਾਂ, ਤੂੰ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 2 ਘੁੱਟ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪਿਆ ਜਾ। बहरहाल क्या बात है। ਸਾਰਾ ਹਾਸਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ? तो सबसे बेहतर, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਖਾਨਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। कितना अच्छा रोल दिया इस कहानी में आपने। ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। तो बूढ़े गवाले ने उससे कहा कि देखो मैं बूढ़ा आदमी हूँ, रात का वक्त हो चला है, सच्ची बात यह है कि मैं तो भैंस की रस्सी थामे हुए इसी के आसरे पे अपने गांव की तरफ रवां दवा था, तो अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई जानवर आ गया, कोई रीछ, कोई सांप अगर आ गया तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे अपना दिफा करूंगा। ਅੱਗੋਂ ਚੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਰਦੇ
तो बाबा तसलीम वर्गा सी वो कहना पुत्र मैं बुजुर्ग हो गया मेरी इको ही सी वो तो उत्थे ही निकल गई ये क्या कर रहे हैं आप? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ, ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਸ ਮੱਝ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਮੱਝ ਵਾਲਾ ਫਿਕਰਾ ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। जब बूढ़े ने ये कहा कि मैं कैसे अपना दिफा करूंगा, तो चोर ने कहा भाई ये तेरा मसला हैगा, मेरा तो मसला नहीं हैगा। तो उसने कहा तुम ऐसा करो कि मैं बूढ़ा आदमी हूं, तुम इतनी तो मेहरबानी कर सकते हो, भैंस तो तुमने ले ही ली, तुम ये करो कि ये जो डंडा तुम्हारे हाथ में है ये अगर तुम मुझे दे दो ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪੜਵਾਉਣਗੇ। तो मेरा सफर जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर कोई रीछ, कोई सांप, कोई जानवर निकल आया तो मैं अपना दिफा तो कर सकूंगा। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਸੁਨਸਾਨ ਵੀਰਾਨ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚੋਰ ਔਰ ਗਵਾਲੇ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। यानी तस्लीम और गुलफाम जी जी, इन्हीं की कास्टिंग की हुई है ना। ਹਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਮੱਝ ਵਿਚਾਰੀ ਕਦੀ ਇਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰੇ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਸੁਣੇ, ਕਦੀ ਉਧਰ। ਅਖੀਰ 15-20 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰਾ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਾਉਣ, ਮੱਝ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੱਝ ਨੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ, ਲਾਠੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਠੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੋਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਬੈਠਾ ਸਿਗਰਟ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ। ਮੱਝ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹੋ। ਕਹਿੰਦੀ 15 ਤੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ। ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫੋਨ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਗਨਲ। ਅਖੀਰ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ सिग्नल से आगे ने मेरा बैलेंस हो गया। बहरहाल जी किस्सा मुख्तसर ये कि चोर ने तरस खाते हुए उस बूढ़े गवाले को लाठी दे दी। उसने कहा भैंस तो मुझे मिल गई है, मैं तो चले जाऊंगा, जो लाठी रखी है चलो मैं इन्हों दे देना। बाबा उन्हें गुड्डियां लुटन लग पे। जैसे ही लाठी बूढ़े गवाले के हाथ में आई है वो तो डेले बाहर आ गए। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਲੋ ਜਾ ਚੋਰਾ। यही कहा उस बूढ़े गवाले ने। उन्हें कहा तो मेरी मझ वापस कर, नहीं तो हुण मैं तेरे सिर दे 2 टोटे कर देंगा। अच्छा टोटे दोवां ने 2-2 ही कीते। अच्छा इस गुफ्तगू च ना वो बांदर ने सिगरेट बना लिया, उसने मझ नूं कश लो हाथ मझ हो गई टोनू, वो उत्थे बह के गाने लग पई मैं नहीं जाना ग्वालियर दे नाल। अच्छा जी, अब चोर के पास कोई चॉइस तो थी नहीं, क्योंकि भैंस लेके भाग तो सकता नहीं था। तो बहरहाल उसने ये किया कि उसने भैंस जो थी वो बूढ़े बाबे के हवाले कर दी। तो जब बूढ़ा भैंस लेकर अपने गांव की तरफ चलने लगा तो चोर ने उससे कहा कि भाई भैंस तुम्हारी थी, तुम्हें मिल गई, अब मेरी लाठी तो वापस कर दो। उस मौके पर बूढ़े ने ये कहा जाता है, जो बाद में ज़रबुल मसल बन गया, कि नई लाठी अब तुझे नहीं मिलने वाली, इसलिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब माइट इज राइट। जनाब यही इसका भी मतलब हुआ। शाह जी मझ ते लाठी ते बाबा लै गया जी जी। ते चोर फिर बांदर ना बह के चरस पीण लग पे। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। जी मायरा, व्हाट्स नेक्स्ट? शाह जी अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट न्यूज एंड वायरल वीडियोस का, और आज की खबर है 71 साल वेट लिफ्टर दादी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ये केंटकी की एक खातून है जो अमेरिकन रियासत है, 250 पाउंड्स तक ये वजन उठा लेती है, यानी कि 250 250, और 30 से ज्यादा वेट लिफ्टिंग के मुकाबलों में ये मौसूफा हिस्सा ले चुकी है। और जो इनके शौहर हैं वो इन्हां दी खुराक पूरी कर दे। नहीं, वो एक मकामी कंपनी में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। 2 इनके बेटे हैं, 1 इनकी बेटी है, और तीनों बच्चे जो हैं वो शादीशुदा हैं। जो तीनों बच्चे गिरवी रखे हुए माशाल्लाह बॉडी बिल्डर दादी, दादे ने तो ढा के ब्याह किया। वैसे वेट लिफ्टर है। हाँ जी, और दादा ही ने इसे वजह तो सिक्योरिटी ज्वाइन की थी, दादी चुक के लाई थी। ਅਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਦਾਦੀ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਆ। अच्छा, ਡਮਰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। राशिदर के बॉडी बिल्डर जिसम बखान ना लोग मदद करने लग पे। सखावत साहब भी बॉडी बिल्डिंग करन गए, कोच ने वेख के क्या लेडीज जिम नाल दे पासे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਕੋਚ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਡਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਮਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੂਰਜਾਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿਓ। अच्छा। मैंने नोटबुक है मेरा मूड उन्हें अजे अद्धा गाना लाया, इनू पैसे शुरू हो गए।
ਹਨੀ ਵੀ ਜਿਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਲੋਹਾ ਵੱਡਾ ਫੇਕ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਉਣ ਹਨੀ ਭਾਈ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਡੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ अच्छा, ये जो मेरी डफी नामी खातून है भाई, इनको मामूली ना समझें आप, ये 20 घंटे हफ्ते में एक्सरसाइज करती हैं और जी 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 ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਦਾਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤਸਲੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਚਾਕੂ ਲਾਇਆ ਤਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢਤੀ इस 71 साल की उम्र में भी उनकी ख्वाहिश और प्लान ये है कि वो हाथी के बच्चे को उठाकर गिनीज बुक में अपना नाम लिखवाना चाहती ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾਸਰ ਮੁਸਤਾਨੇ ਦੀ ਦਾਦੀ ਗਈ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ क्यों? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ है। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो उम्र रसीदा लोगों की एक्टिविटीज़ होती हैं, इस पे बाज़ औक़ात हम हंसते हैं, बाज़ औक़ात तनकीद भी करते हैं, इसको इनकरेज करना चाहिए। बुज़ुर्ग जो हैं वो जितना अपने आप को फ़ाल रखेंगे आखिरी उम्र तक, उतना उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, और जो उनके लवाहिकीन हैं उनके लिए भी अच्छा है। अगर वो बिल्कुल बिस्तर से लग जाएंगे तो सबके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ। ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਬੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਭਾਬੀ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਬੀ ਬਣਿਆ ਉਤੋਂ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੀਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦਾਦਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਇਹਦੀ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਜੂਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਰਾਸ਼ਦ ਦੀ ਦਾਦੀ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ वो कैसे? ਉਹ ਜਿਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਾਚੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੰਗੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ जी जी, एक्टिव रहना चाहिए। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੱਪ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕੋ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ ਓਏ अब देखिए, रशिया में भी हाल ही में खातून है, 60 साल उनकी उम्र है और वो चाकू चलाने में महारत रखती हैं और कई मेडल्स उन्होंने जीत रखे हैं। इसी तरह साइप्रस में एक 96 साल शख्स था जिसने 48 मीटर तक समुद्र में स्कूबा डाइविंग करके सारी दुनिया को हैरान कर जनाब, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਇੰਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਖਰੀ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਵੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆਇਓ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ और आप देखें ना, चेयरमैन माओ ने 73 साल की उम्र में वो तारीखी स्विमिंग की थी जिसको दुनिया आज भी याद रखती ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ है। वाकई ਜੀ ਸਰ ਲੋਕੀ ਤੇ 2 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ 8 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਖੋਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ जी मायरा। बीवी की मार से तंग शौहर को जेल की हवा खाना पड़ गई। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਾਰ ਵੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ तो पर्चा भी होते हो गया नहीं, ये बड़ी दिलचस्प खबर है, भारत से आई है। 37 साल प्रदीप नामी एक शख्स था, वो घर से लापता हो गया और उसके बिस्तर पर खून के धब्बे थे। जब वो लापता हो गया, मिले ना, बिस्तर पर खून के धब्बे, तो बीवी बहरहाल उसकी परेशान हुई या नहीं हुई, मगर उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। जब उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो लाजमी बात है कि तफ्तीश शुरू हो गई और पुलिस ने जो प्रदीप का फ़ोन नंबर था वो लेकर उसकी लोकेशन को ट्रेस करना शुरू कर दिया। अब पता लगा कि जो फ़ोन है वो मूव कर रहा है और कहीं ना कोई शख्स जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। बहरहाल पुलिस उस तक पहुंच गई। जब पहुंच गई तो पता लगा कि प्रदीप खुद ही अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था और बिल्कुल ठीक सही सलामत था। पुलिस थाने में ले आई। जब थाने में लाई तो उसने पुलिस वालों से माफिया मांगना शुरू कर दी। वो क्यों? वो इसलिए अबू बकर साहब कि उसने कहा कि मेरी बीवी मुझ पर बहुत तशद्दुद करती थी और उसके डर से मैंने ये ड्रामा रचाया कि जब मैं कुछ अरसे नहीं मिलूंगा तो दुनिया को लगेगा कि मैं ख़त्म हो गया, मैं मर गया और शायद मैं फिर नई ज़िंदगी जो है वो शुरू कर सकूं। मगर आप मुझे चाहे तो गंगा में फेंक दें मगर घर ना भेजें। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬੀਵੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਦਫਨਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਫੇਰ ਨਾ ਉੱਠ ਜਾਏ इस शौहर को फिर जालसाजी के जुर्म में, ड्रामाबाजी के जुर्म में जेल भेज दिया गया। ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਮਰ ਗਈ अच्छा, आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा औरतें कहाँ तशद्दुद करती हैं? कहाँ मतलब पाकिस्तान से। किस मुल्क की औरतें ज्यादा तशद्दुद करती हैं? मेरा ख्याल है हर मुल्क और हर शहर की औरत तशद्दुद करना चाहिए। जो टॉप 3 ममालिक है ना उनमें यूके है और इंडिया है। इंडिया टॉप 3 में आता है। अच्छा जी। हाँ, लेकिन नंबर 1 जो है वो है इजिप्ट। मिस्री औरतें जो हैं वो अपने शौहरों को ऐसे मारती हैं कि तबीयत साफ कर देती। मिस्री औरत ਦਾ ਹੁਸਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਸੋਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਫਰਾਉਨ ਦਾ ਹੈਂਡਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਰੌਨ ਟਾਂਗਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ जो मिस्र की अदालतों में केस आते हैं तलाक के, 66% तलाक़ें इसलिए होती हैं कि औरतें जो हैं वो अपने खामिदों पर तशद्दुद करती हैं। और आपको पता है करती कैसे हैं? ऐसे 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 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਰਕੀਬ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈ तफसील उस तशद्दुद की ये है कि जो हाथ में आया वो खींच के मार देती हैं। किचन का साजो सामान, बेलन,
बर्तन, गिलास, जग बेल्टों से मारती हैं। इस को मिस्त्री खामत ज्यादातर जंगलों च रहते। नहीं साहब, आपकी 2 बेगमात है ना? शायद जी पॉइंटर मिस्त्री का हो नहीं, मैं वैसे पूछ रहा था, कभी गुस्सा आ जाए तो हमारी किसी भाभी ने कुछ खींच के मारा कभी आपको? मेरी एक एंगेजमेंट मिस्र में भी हो चुकी थी। उन्हें मंगनी करते मैंने कुटना शुरू नहीं, कभी कोई खींच के मारा कुछ? नहीं। अच्छा, कौन सी बेगम वैसे ज्यादा गुस्सा करती हैं? दोनों में आपस में ना कोऑर्डिनेशन बहुत है। ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀਆਂ। और नहीं यार, कमाल वाली गल हो। बहुत अच्छी है ने, उन्होंने आपस कोऑर्डिनेशन बहुत है। अच्छा। एक फड़ के रखती, दूसरी को आप हमेशा मेरा पूछते हैं, कभी अपना भी बताएं। मैं तो यार एक शादी वाला आदमी हूँ। नहीं नहीं, एक को भैया दो मार एक आड़े ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। एक कारण बहुत ही पैंती और को ऑप्शन नहीं होती। कभी आप मुशायरे से लेट हुए हो और भाभी ने पूछा हो कि कहाँ रह गए हैं और आपने झूठ बोला हो। मैं ना मुशायरे में उन्हें साथ ले जाता था। नहीं, इस गाल तो कुटे हो। कभी ड्राइविंग करते हुए आपको कोई वक्की में सुन पड़ा हो? होता है ना। अच्छा शाह जी, नफीस आदमी ने इन्होंने नील भी पे होते इन्होंने उत्थे भी शेर कहना, महबूब ने डाले नील क्या कहने। महबूब के देखे ना, महबूब के दिए हुए दुखों और जख्मों को तो सीने से लगा के रखना। हेलो कर सखावत साहब की लड़ाई भी अजीब होती। हाँ, ये भाभी का दुपट्टा लग नूं बांधे ने कुट पैण लग। मतलब आपने कभी अपने शौहर पे गुस्सा किया या तशद्दुद किया? नहीं शाहजी, गुस्सा मैं बहुत करती हूँ लेकिन तशद्दुद कभी नहीं किया। क्या गुस्से पे क्या करती हैं? कैसी कॉन्फिडेंस है, हंस के कह रही तशद्दुद नहीं मैंने कभी। नहीं, मतलब गुस्से में करती क्या हैं? बुरा भला कहने लगती हैं या चीजें तोड़ती हैं, क्या करती हैं? हाँ, चीजें तोड़ती हूँ। तो ऐसा क्या कर देते हैं आपके हस्बैंड? कुछ नहीं, इन्हें सोनी नहीं कहते। सतफर की बीवी है ना, बंदा गुस्सा चढ़ा के ना तो कान फाड़ ले। माफी मांगे। ये करते हैं वो। अच्छा, ये करते हैं। यही करते हैं? आप ठीक पहुंचे हैं। हमारे खामदों की आदतें कितनी मिलती हैं। तार साहब का बिल्कुल डिफरेंट केस है। अच्छा, वो कैसे? इन्होंने गलतियां दी वजह तो मारनी पैंदी। फिर भाभी इस गोल मार दी, तू नवे कपड़े क्यों पाओ? अच्छा तस्नीम साहब। जी सर। ये आपका बड़ा भारी भरकम वजूद है, तो आपका रोब घर में भी है या नहीं है? मेरा घर ते ना रोब बड़ा शाह जी। मसलन कैसे? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਗਮ ਆਪਣੀ ਦੀ ਹਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ। घर के बर्तन आप धोते हैं? ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿ ਧੋਣੇ ਆ? कपड़े आप नहीं धोते? ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਧੋਣੇ? ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ये तपड़ी कौन लगाता है घर में? ਤਪੜੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਂਟੀ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। कि जाले वाले अगर घर में लग जाए तो कौन साफ करता है? ਜਾਲੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਖੁੱਲਦਾ ਸਾਡਾ। खाना कौन बनाता है? ਖਾਣਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ। अच्छा, बच्चों को पढ़ा लेते हैं आप या बेगम पढ़ाती हैं? ਹੈ बच्चों को ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਭਾਬੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ? अच्छा ये बताइए कि अगर कभी बेगम आपकी बीमार हो जाएं तो कंधे वंधे सरवर उनका दबा ਹਾਂਜੀ देते ਹਾਂਜੀ, हैं? ਮੈਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ 22-23 ਦਿਨ। ਉਹਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਫੁੱਲ ਗੈਡੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਛੱਡਦਾ। नाज़रीन, ये था आज का शो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।